गुड आफ्टरनून क्लास स्टूडेंट्स। इन दिस सेशन वी डिस्कस अ फुल पेपर जो आपके फाइनल बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। हम हर एक सेक्शंस को डिटेल वाइज स्टडी करेंगे कि हर सेक्शन में किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मुलेट किए गए हैं। सो द फर्स्ट MCQs हु सेड, किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स है, सुप्रीम गवर्नमेंट का है। एंड हु सेड दैट इज़ द एस्टन ने ये कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कौन से ऑप्शन के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट एक तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दैट इज़ द डी ऑप्शन इज़ वेरी सूटेबल, राइट, बिकॉज जो हर कॉमन पीपल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, अगर हम यूनियन कैबिनेट की बात करें तो लोकसभा है, बट लोकसभा में ही इंक्लूड होती है जो पार्लियामेंट है उसमें ही हमें इंक्लूड देखने को मिलती है। इसका सूटेबल आंसर जो होगा वो लोकसभा होगा, बट हमें कैबिनेट पूछा गया, लोकसभा तो ये ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए हम पार्लियामेंट को करते हैं। देखें, ये क्वेश्चन जो है इसमें दोनों वर्ड्स हैं, असेंबली भी है और काउंसिल भी है। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो 107 होगा, बट ये क्वेश्चन जो है ये 2019 से पहले का है। अगर हम 107 सीट्स हुआ करती थी असेंबली की, अब एट प्रेजेंट हमारे पास 114 है असेंबलीज़ में, बट अगर जिन पे हम इलेक्शंस करवाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो हैं 90 सीट्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है। वो होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड प्रेम्बल इज़ आल्सो नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम कहीं ना कहीं इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज भी कहते हैं। नेगेटिव लिबर्टी, मतलब नेगेटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी टू डू एनी थिंग। एब्सोल्यूट लिबर्टी भी हम इसको कह सकते हैं। हु सेड दैट द मैन बाय नेचर आर इक्वल, ये एक बुक भी है उन पर्सन्स की, दैट इज़ लॉक ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था कि जो मैन है वो नेचर के द्वारा इक्वल है और कहीं कहीं इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिटिकल राइट, नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है। राइट टू लाइफ इज़ एन नॉट ए पॉलिटिकल राइट, इट इज़ एन ए फंडामेंटल राइट्स। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, मैंने आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे भी आपको प्रॉपरली आंसर जो है वो इसका मिल जाएगा। उसके बाद है जो नेशन है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, दैट इज़ द लैटिन वर्ड नेटर्स, जिसमें हम एक क्या सीखने एक तरीके से लैंड बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। एंड देन द लास्ट, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा कैन बी डिलेड बाय राज्यसभा, और कितने टाइम के लिए लोकसभा के पास जो बिल है, लोकसभा जो बिल भेजती है मनी बिल राज्यसभा के पास, वो कितने टाइम्स के लिए डिले होता है उसके पास, वो होता है 14 डेज़ के लिए। दिस इज़ योर MCQs, जो ये MCQs जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर्स के लिए। उसके बाद अगर हम वेरी शॉर्ट पे चलें, सेक्शन बी पे चलें, व्हाट इज़ नेचुरल इक्वालिटी। अगर नेचुरल इक्वालिटी की बात करें तो नेचुरल इक्वालिटी का मतलब ये है कि जहाँ पर लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएँ बाय बर्थ, और नो फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ ऑफ द पीपल, एंड देयरफॉर नो डिफरेंसेस, लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो, और कहीं ना कहीं जो नेचुरल मतलब कि बाय नेचर जो है हर किसी को राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, दैट इज़ द नेचुरल इक्वालिटी। उसके बाद की बात करें हम तो व्हाट इज़ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी क्या है, जस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, लाइक इकोनॉमिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेल करते हैं, देते हैं, एंड लोगों को जस्टिफाइड तरीके से, फेयरली तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द जस्ट सोसाइटी। मतलब कि उसी टाइम पे इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हम क्या करें, जस्टिस प्रोवाइड करें। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है सिटीजन्स कौन है। अगर हम वर्ड सिटीजन्स को ड्राइव करें तो ये लैटिन वर्ड से ड्राइव है सिटी, जिसका मीनिंग है रेजिडेंट, मतलब कि वहाँ का निवासी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। एंड देन फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, और एक एक सिटीजन्स के पास राइट्स भी होती हैं और ड्यूटीज़ भी होती हैं, अगर उस टेरिटरीज़ में अगर वो क्या करता है, लाई करता है, रहता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन क्या है। नेशन क्या है, अगर नेशन को ड्राइव करें तो लैटिन वर्ड से देखने को मिलता है नेटो, जिसमें बर्थ और रेस,
जिसमें हमें बर्थ और रेस, नेशन एक मॉडर्न टाइम कंसेप्ट है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो लिविंग करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं पर्टिकुलर एक टेरिटरीज़, और एक तरीके से आप एक रीजन को डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर एक नेशन कह सकते हैं। एंड देन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हर एक ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जस्टिस का जहाँ पर मीन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली लोगों के द्वारा, और जो भी कंसीडर्ड सब्जेक्ट हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट किए जाएं उनके पे के अकॉर्डिंग, उनके इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, मतलब कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। उसके बाद सोशल इनजस्टिस, अब जस्टिस नहीं पूछा है बच्चा, इनजस्टिस पूछा है, इसलिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस रेफर्स करता है इनजस्टिस की सोशल नॉर्म्स के बेसिस पे। इन अदर वर्ड, व्हेन जब लोगों को डिनाइड किया जाता है, जो लोगों के राइट्स को डिनाइड किया जाता है, सोशल राइट्स, और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन और क्रीड के बेसिस पे, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सोशल इनजस्टिस। इफ़ वी टॉक अबाउट द इन सोशल जस्टिस, जब इन सोसाइटीज़ में इनजस्टिस को लाया जाए या फिर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फैसिलिटीज़, दैट इज़ द सोशल जस्टिस। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, वी ऑल्सो नो दैट दिस वर्ड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सॉवरेनिटी मीन्स की फाइनल सुप्रीम अथॉरिटी, जिसमें हम डिसीजन करते हैं। इट मीन्स दैट अ स्टेट विदाउट एनी इंटरनल, जिसमें हम किसी विदाउट एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस से प्रेशराइज, मतलब कि हम अपने डिसीजन जो हैं वो खुद मेक करते हैं, उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। And then the second last question of this section, what is the meaning of the self determination? Self determination क्या होता है? Self determination means the right of the state, मतलब कि ऐसे rights जो states के हों independent body के basis पे वो form करें, मतलब कि वही peoples for its people जो कि sovereign तरीके से steps लें, किस basis पे, for the welfare basis पे, that is the self determinations. And then the last question of this session, mention two best qualities of a good citizens. टू क्वालिटीज़ बतानी है एक गुड सिटीजन्स की। पहली, कंपनसेशन, इट मीन्स दैट कि जेन्युइन केयर करना अबाउट द अदर पीपल, मतलब कि हम क्या करें, एक एक तरीके से रेस्पेक्ट करें, ओबेज करें रूल्स को। गुड सिटीजन्स के लिए ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन दैट सेकेंड वन इज़ द ऑनेस्टी, ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है गुड सिटीजन्स के लिए। हु डज़ नॉट प्रैक्टिस एवल थिंग्स, तो वो क्या हो सकता है, वो एक अगर कोई अपने नेशन के अकॉर्डिंग या अपने नेशंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, इट इज़ आल्सो ए ड्यूटी फॉर अ नेशंस टूवर्ड्स अ नेशन। उसके बाद की बात करें हम तो सेक्शन सी की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप की, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशंस के मेरिट क्या है। वी आल्सो डिस्कस दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक लेटर वर्ड ड्राइव किया गया है कॉन्टिन्यूस, जिसका मीनिंग है टू एस्टेब्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से कंट्री को लीड करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हम देखें तो 448 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स हैं। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था 26 जन 1950 को, और इसको टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 80 डेज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरिट क्या है इसके, मेरिट्स एडवांटेजेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, मिशन करता है पीपल्स की, प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड लिबर्टी फॉर द पीपल्स, आल्सो पुट्स करता है रिस्ट्रेन, मतलब कि रुकावटें पैदा करता है अगर वो डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस हैं, डाइवर्सिटी एंड सेफगार्ड करता है मिनॉरिटीज़ के राइट्स को, जिसमें वो क्या करता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बाकी अदर सिटीजन्स का। मतलब कि द मेन मेरिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स for the protect the rights by the taken by all the citizens of the country. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्शन क्या है और डिफेक्शन के मेरिट्स क्या हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट रिगार्डिंग द डिफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक मेंबरशिप जो है वो पर्टिकुलर पार्टी से ज्वाइनिंग कर देता है किसी अदर पार्टी को। वी आल्सो डिस्कस दैट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1985, जिसमें हमने डिफेक्शंस को एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, जिसको हमने क्या किया था, 10th शेड्यूल
10th schedule of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने ऐड ऑन किया था, जिसमें हमने बाद में मॉडिफाई भी किया फॉर 91st अमेंडमेंट से, और परफॉर्म किया डिफेक्शन की। इसमें हम क्या करेंगे, एक पार्लियामेंट्री स्टेट असेंबलीज़ को एक एक तरीके से अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे ताकि लॉज में वायलेशंस ना हो। डिमेरिट्स क्या हैं? डिमेरिट्स ये हैं कि जो ओपिनियन है इट करप्ट्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, वी आल्सो डिस्कस दैट। एक एक इंस्टेबिलिटी ऑफ अ स्मूथ इंस्टेबिलिटी हो जाती है अगर एक देखने को मिले जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी कंडीशंस करती हैं, देन दर ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ अ सिटीजन्स। पहले फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, बाद में जब वो जीत जाता है और वो क्या करता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब वो क्या होता है, तब वो एक एक तरीके से जो ट्रस्ट है सिटीजन्स का वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फेडरलिज्म है क्या, और इसको हम किस तरीके से एक्मोडेट कर सकते हैं अपने एक डाइवर्सिफाइड इंडिया में। वी आल्सो नो दैट फेडरलिज्म ड्राइव किया जाता है दो से, इसका मीनिंग है एग्रीमेंट। फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बट नॉट अन इक्वल। मे बी सेंटर को ज़्यादा जा सकती हैं और स्टेट को कम जा सकती हैं, मे बी स्टेट के पास ज़्यादा हो सकती हैं, सेंटर को कम जा सकती हैं, या फिर इक्वली भी हो सकती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया अकॉर्डिंगली फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है सेंटर वर्सेस स्टेट में, और हमारे पास अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग पावर्स हैं। किस तरीके से हम एक्मोडेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को? फेडरलिज्म स्ट्रेंथन करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम ग्रांटिंग करते हैं पावर्स को स्टेट्स को, एंड डज नॉट एक्सक्लूडेड द पावर्स, मतलब कि जो भी यूटिलाइज़ किया जाता है अदर पर्सनस का मिसयूज़ करने के लिए, पावर्स के डिवीज़न के लिए, उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फेडरलिज्म। मतलब ये कि फेडरलिज्म की मदद से हम ग्रास रूट लेवल पे भी पावर को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद पावर का यूटिलाइज़ करता है। कौन? स्टेट्स लेवल, इन द स्टेट लेवल भी हमें देखने को मिलता है। फेडरलिज्म आल्सो अलाउ करता है स्टेट को अदर सब यूनिट्स में, जिसमें वो वर्क करता है वे एप्लीकेबल हो, और सो दैट द लोकल कल्चरल एंड कस्टम्स को भी क्या किया जाए, प्रजर्व किया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जेंडर इक्वलिटी क्या है, और जेंडर इक्वलिटी को हम जेंडर इक्वलिटी के सामने कौन से मेन चैलेंजेस हैं जिनको ये देखता है, और हम इन चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द जेंडर इक्वलिटी मीन्स कि सेक्स के बेसिस पे क्या हो, इंडिविजुअल इक्वल हो, मैन एंड वुमेन्स को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए उनके जेंडर के बेसिस पे, दैट इज़ द जेंडर इक्वालिटी। डू नॉट डिस्क्रिमिनेशन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल बोथ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर इज आल्सो। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ओनली द क्रिटिसिज्म फेसेस बाय द ओनली क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय द वुमेन्स, नो, मेंस का भी हमें अगर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है तो वो भी जेंडर इक्वालिटी में इंक्लूड होगा। दिस इज़ द मेन मीनिंग ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। कैसे हम चैलेंजेस हैं, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है मॉडर्न टाइम्स में। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के बिलीवर्स का मानना है कि वुमेन आल्सो लूज कैपेबल देन मैन, मतलब कि कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि वुमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास कम पावर्स है एज़ कम्पेयर टू द मैन। पोलोगैमी इट मीन्स रेफर टू प्रैक्टिसेस मैरिंग मोर देन वन फीमेल, जिसको हम कहते हैं एक से ज़्यादा। ये भी एक चैलेंजेस है जेंडर के लिए कि वो क्या कर सकता है अपनी मतलब कि एक रख सकता है, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस है किस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। एंड देन लास्ट, इट डिटरमाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ वुमेन्स। Intra-caste marriage is also a point from the challenges in Indian people, in India's people. Still prefer marry the women so they belong the same caste. Yes, it is also a gender की आप ये क्या करना है, एक एक तरीके से सेम कास्ट सेम जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं एक एक निगलेक्टेबल पॉइंट्स भी होता है किसी सोसाइटीज़ में कि किस तरीके से उनको कन्फ्रंटिंग किया जा रहा है। एंड देन लास्ट वन इज़ द डाउरी। डाउरी डेथ भी हमें देखने को मिलते हैं डिस्पाइट स्टेट रिस्ट्रिक्शन डाउरी प्रैक्टिसेस एंड स्टिल दहेज प्रथा जिसको हम कहते हैं। और कि इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्राइड्स फैमिलीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करती हैं, जिसकी वजह कि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि किस तरीके से जेंडर इक्वलिटीज़ के लिए चैलेंज उनके फ्रंट में चैलेंजेस हैं। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हम कैसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ द
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर। हमने देखा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि किस तरीके से हमने ग्रास रूट लेवल पर भी अमेंडमेंट्स किए और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ये इसने इस्टेब्लिश किया डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द ग्रास रूट लेवल, स्ट्रेंथन किया फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री एंड अलो किया कि डिसीजन मेकिंग होना चाहिए मतलब लोकल रीजन पीपल का एंड उसके बाद नॉलेज हो लोकल प्रॉब्लम्स की और इश्यूज़ की हर एक पर्सनस को, और वो क्या कर सके, पार्टिसिपेटरी कर सकें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिश एक डेमोक्रेटिक सेपरेट किया गया जिसमें स्ट्रेंथन कर सकें हम डेमोक्रेसी को इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है फर्दर, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज़ करता है डाइवर्सिटी एंड सेफगार्ड मिनॉरिटीज़ राइट। वी आल्सो नो दैट हमने मिनॉरिटीज़ मतलब कि जो जिनकी पॉपुलेशन जिनकी स्ट्रेंथन जो है वो कम है और हम उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। If we talk about the constitutional regarding article 15, it states that कि हमें discrimination नहीं करना है on the basis of caste, color, creed and gender। उसके बाद आर्टिकल 17 में भी हमें अनटचेबिलिटी, अगर मिनॉरिटीज़ राइट्स का वायलेशन हो रहा है तब हमें प्रोटेक्ट करना है। इसमें एक चीज़ और हम भी डाल सकते थे कि जो एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 28 30 आर्टिकल, इट आल्सो द मिनॉरिटीज़ हैव द राइट टू सेट अप द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिनॉरिटीज़ के पास ये राइट हैं। और वी ऑल्सो डिस्कस दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रमोट द एजुकेशन, टू प्रमोट द मिनॉरिटीज़ राइट्स। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन 17th क्वेश्चन कि किस तरीके से यहाँ पर है अमेंडमेंट इन सिंपल मेजॉरिटी एंड अमेंडमेंट इन स्पेशल मेजॉरिटी। अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें, ये सिक्योरिंग करता है मोर देन हाफ ऑफ द पीपल प्रेजेंट, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 100% प्रेजेंट हैं तो उसमें से 50% होना चाहिए, तो 50 मेंबर्स होने चाहिए, दैट इज़ द सिंपल मेजॉरिटी। और सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है पेइंग मनी एंड हैविंग ऑर्डनरी बिल्स और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी पासिंग, दिस आर द फीचर्स जहाँ पर ये डिस्कशन के लिए मेजॉरिटी, अगर कोई बिल हमें डिस्कस करना है तब ये जो पॉइंट्स हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी हम भी इसको कहते हैं, दोनों हाउसेस ऑफ द मेंबर्स जितनी भी स्ट्रेंथ है वहाँ पे उनका 2/3 मेंबर्स होना चाहिए, वो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, जितने भी टोटल हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी। इम्प्लीमेंटेशन नेशनल इमरजेंसी, उस टाइम पे ये हम यूज़ करते हैं। रिमूवल द जजेस, प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमीशन या कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं। दिस इज़ योर सेक्शन सी। एंड सेक्शन डी की बात करें जो पैसेज है, मैंने आपको पहले भी बोला है जब आपको पैसेज लिखना है तो वो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू और एक पैसेज लिखना है और कुछ वर्ड्स जो हैं वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, प्रोटेक्शन, मतलब कि एक तरीके से प्रोटेक्ट किए जा सकें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और एक्सपेंड करना है क्वेश्चंस को। ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम सेक्शंस लॉन्ग आंसर पे चलें, अगर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। वी आल्सो डिस्कस दैट सेंटर एंड स्टेट के बीच में हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते ही रहते हैं, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर में। एंड हु कैन रिजॉल्व द लीगल डिस्प्यूट्स, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम क्या करें, पॉलिटिकल एसेप्ट से रिजॉल्व करने की कोशिश करें, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन करें, तो हम इन सभी डिस्प्यूट्स को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और यहाँ पर लॉन्ग आंसर में पूछा गया है। और एंश्योरिंग डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स, ये भी हमने देखा हुआ है बट यहाँ पे ये देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंश्योरिंग करने के लिए हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि क्या करती है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है फ्री मैनर्स में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम होता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना एक इंडिया में। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट, टेन्योर और कंपोजिशन कैसी है इसकी ये देख लेते हैं। अगर अपॉइंटमेंट देखें तो नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन मेंबर्स होते हैं, जैसे अपोजिशन का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, CGI का उसका पार्टिसिपेशन होता है, तो ये सारे के सारे उसमें हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें कि किस तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, तो अपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है जितना कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट का होता है इलेक्शन कमीशंस को अपॉइंट करने के लिए। टेन्योर देखने को मिलता है 5 ईयर 65 इलेक्शन कमीशन का है ये। एंड पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें, एडवाइजरी पावर है, एडवाइस देता है कि किस तरीके से एडवाइस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शंस, जैसे सिंबल्स को एलोकेट करना, फिर पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, पार्टीज़ के क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन करना, वोटिंग लिस्ट को डिफ़ाइन करना। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू एक एक तरीके से प्रॉपरली मैनेजमेंट करना कि किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है लिबर्टी के ऊपर, और लिबर्टी क्या है और विद एग्जांपल्स बताना है। एंड फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी भी हमने काइंड्स ऑफ लिबर्टी, फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी, एंड ये एक ही क्वेश्चन है ये वाला। एंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सिविल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, दीज आर द टाइप्स काइंड्स एंड फॉर्म्स ऑफ द लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि हम अगर वोट दे रहे हैं तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारे क्या हो, पॉलिटिकल लिबर्टी हो, सोशल लिबर्टी हो समाज में, इकोनॉमिक लिबर्टी हो, इट मीन्स लाइवलीहुड में, सिविल लिबर्टी हमें देखने को मिले, नेगेटिव लिबर्टी मीन्स कि एब्सोल्यूट लिबर्टी, ये भी एक तरीके से काइंड्स में आता है फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्युलरिज्म के ऊपर, कैसे हम मल्टी डायमेंशन का है ये और किस तरीके से हम द वर्ड सेक्युलरिज्म मीन्स कि हर धर्मों के लोगों को समान अधिकार हों और किसी भी धर्म को देश में भेदभाव के तरीके से ना देखा जाए, उसको हम धर्मनिरपेक्षता, दैट मीन्स सेक्युलरिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म की, तो जर्नल मीन्स एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पर स्टेट में हर एक रिलीजन को इक्वली देखने को मिलता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं सेक्युलरिज्म में, सेक्युलरिज्म अंडरमाइन करता है कि किस तरीके से कॉमनल राइट्स वायलेंस थ्रू आउट द कंट्रीज़ में होते हैं रिलीजियस के बेसिस पे, पर्टिकुलरली कम्युनिटीज़ में बेसिस में हमें देखने को मिलता है। सेक्युलरिज्म क्रिटिसाइज़ करता है मैनी पीपल जो एक तरीके से रिलीजियस बेसिस में क्लैशेस और वायलेशंस को क्रिएट करते हैं। इसके सोल्यूशन क्या है, हमें बैनिंग कर देना चाहिए कास्ट अपील्स फॉर द इलेक्शन कैंपेनिंग, मतलब कि रिलीजियस बेसिस, कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। सेक्स ऑफ यूनिटी, पीस एंड ब्रदरहुड होना चाहिए, तब हम हो सकता है। दीज आर द स्ट्रेंथन होना चाहिए रूल एंड लॉ, एस्टेब्लिशिंग होना चाहिए सोशल एंड जस्टिस, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेकुलरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं विद इन द सोसाइटी। एंड देन फाइनल पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी पॉइंट है डेमोक्रेसी के लिए, बिकॉज इंडिया इज़ ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, एंड सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मल्टी लैंग्वेज कंट्रीज़ में, तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसे प्रोविज़न्स होते हैं जहाँ पर हर किसी की जो एग्रीगेशंस हैं वो लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेकुलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट टू डिस्कस इन ए कंट्री। तो ये था आपका पेपर। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहा है तो आप वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।